बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 20 में जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आर्टिकल चल रहा है चैप्टर 4 के लिक्विड वाले सेक्शन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है, तो उसका लास्ट सेक्शन है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। ये बायोलॉजिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। बायो मीन्स लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स को बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कहते हैं। तो उनमें यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे, दो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की बात करेंगे, एक प्रोटीन्स और दूसरे न्यूक्लिक एसिड। और उन न्यूक्लिक एसिड में से भी हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, आरएनए का यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहले हम प्रोटीन को लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे और उसमें बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें कहाँ अप्लाई होती है, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो है वो लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है? और लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड, ये अमाइनो ग्रुप भी इनमें होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है। तो वो जब एक अमाइनो एसिड वो दूसरे के साथ जुड़ता है, दूसरा अमाइनो एसिड तीसरे से जुड़ता है, तीसरा चौथे से जुड़ता है, तो इस तरह लंबा सारा चेन बन जाता है। लंबा सारा चेन बन जाएगा, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब जो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होगा उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, मेन ग्रुप्स। एक है NH ग्रुप। NH नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, बाकी 2 बॉन्ड साइडों पे होंगे। और दूसरा ग्रुप हमारा होगा CO, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड है और बाकी 2 बॉन्ड, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। और ये अमाइनो ग्रुप, उसमें ये दोनों जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर लंबा सारा चेन बनता है, तो वो चेन असल में वो कॉइलिंग ओवर करके उसका साइज कम हो जाएगा। जैसे एक लंबी सारी तार हो, उसको हम इसके गिर्द लपेट दें, इसके गिर्द लपेट दें, तो एक स्पाइरल शेप बन जाएगी स्प्रिंग की तरह, और उसकी लेंथ कम हो जाएगी। लंबी सारी तार को छोटा सा स्पाइरल शेप में बना लेते हैं। तो ये जो अमाइनो लॉन्ग चेन होता है अमाइनो एसिड का, यानी प्रोटीन का मॉलिक्यूल, उसकी हो जाती है कॉइलिंग ओवर। उसकी कॉइलिंग ओवर इन स्पाइरल शेप। कौन सी शेप में? इन स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप में वो कॉइलिंग ओवर हो जाती है, और उस स्पाइरल शेप को हम हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स। तो ये जो हेलिक्स बनता है, ये लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है या राइट हैंडेड भी हो सकता है। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड हेलिक्स, तो ये दोनों तरह का हो सकता है। ये जो राइट हैंडेड हेलिक्स है, यहाँ पे अब राइट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं, तो वो कैसे बनाना है इसको हम ज़रा देखना है ध्यान से, कि हम एक लाइन लगाएंगे, ये सीधी लाइन ड्रा करेंगे, उसके ऊपर हमने कॉइल बनानी है, कॉइलिंग ओवर करनी है स्पाइरल शेप में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की। लंबा सारा मॉलिक्यूल होगा तो उसकी ऐसे कॉइलिंग ओवर करनी है कि ये इस तरह से टर्न बनाने हैं, बल बनाने हैं, इसको हम वट कहते हैं। तो ये ऐसे हमने इसके बल बनाने हैं, टर्न उनको इंग्लिश में कहेंगे। तो ये हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल की कॉइलिंग ओवर हो रही है, प्रोटीन मॉलिक्यूल की कॉइलिंग ओवर। ये जो क्रॉस हमने करना है इस लाइन पर करना है, इस लाइन पर ये, और इधर ये क्रॉस इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, क्रॉसिंग, और इधर से जल्दी से मोड़ के फिर दोबारा। ये राइट हैंड पे हेलिक्स बन रहा है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। अब इसको हम डबल कर लेते हैं, ज़रा इसकी लेंथ बड़ी है, यानी एटम्स हमने शो करने हैं, तो इसको हम इस तरह मोटा कर लेंगे। नीचे वाली इसकी जो साइड है ना, वो बड़ी कर लेते हैं, मोटी कर लेते हैं, वहाँ हम एटम्स शो करेंगे इस तरह से। और फिर इधर ऐसे ही ये कॉइलिंग ओवर में हम वही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ज़रा मोटा सा रस्सा समझ लें। तो अब इसमें हमने क्या करना है? एटम्स को शो करना है। तो एटम्स किस तरह शो करने हैं? एक मखसूस तरतीब है।
NH ग्रुप और CO ग्रुप, ये दोनों इस तरह से ये अरेंजमेंट होती है कॉइलिंग ओवर कि ये दोनों ग्रुप वर्टिकली एडजेसेंट होते हैं। वर्टिकली एडजेसेंट, वर्टिकली एडजेसेंट का मतलब क्या है, ये अगर NH ग्रुप है, ये NH ग्रुप है और ये CO ग्रुप है, तो ये दो ग्रुप्स हैं NH और CO ग्रुप है, ये NH और ये CO। अब ये भी एडजेसेंट है, लेकिन ये वर्टिकली एडजेसेंट नहीं है। वर्टिकली एडजेसेंट है ये, CO के नीचे NH आएगा, CO के नीचे, बिल्कुल ये है वर्टिकली एडजेसेंट। तो ये वर्टिकली एडजेसेंट रखना है इन दोनों ग्रुप्स को। अब रखते हैं इसको, लिखते हैं, हमारे पास होगा NH, पहले लिखते हैं NH, ये हमारा N का H हम ऊपर लिखेंगे और उसके बाद लिखना है CO, कार्बन का ऑक्सीजन नीचे रखा और आगे एक कार्बन शो करना है, अकेला कार्बन। फिर NH आएगा, N का H ऊपर और आगे C का O नीचे आएगा, कार्बन का ऑक्सीजन नीचे। फिर आगे C आएगा, फिर N, ये आगे चलती जा रही है, चलती जा रहा है, फिर इधर आएगी यही तरतीब। तो मैंने अभी बताया था NH और CO वर्टिकली एडजेसेंट रखने हैं, CO के बिल्कुल नीचे NH बनाना है। तो यहाँ हम N लिखेंगे, CO के नीचे वाले इस टर्म का N आएगा और उसका H यहाँ ऊपर आ गया, ये NH बना दिया। तो अब इस NH के साथ आगे क्या होना है, CO, आगे CO आ गया, CO, फिर आगे C होगा, इससे पहले क्या होगा, एक कार्बन होगा, फिर उससे पहले भी वही तरतीब होगी। तो निचले वाले में भी क्या करना है, इस CO के नीचे NH रखना है, NH, ये वर्टिकल एडजेसेंट, एक टर्न का CO, निचले टर्न का NH, CO ऊपर वाले टर्न का नीचे की तरफ, नीचे वाले टर्न का NH ऊपर की तरफ, उसके बिल्कुल ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है। क्या करनी है, यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से होगी, H की O के साथ, यहाँ पर इस H की इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ अगर N के साथ H यहाँ पर भी है, ये CO के नीचे क्या होता है, NH होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। तो हर CO नीचे वाले टर्न के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये NH के साथ इधर क्या है, कार्बन है, फिर CO और इधर NH होगा, NH ऊपर की तरफ और ये CO इस तरह नीचे की तरफ है। अब ये हर CO के नीचे NH आ रहा है, हर CO के नीचे NH आ रहा है और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। यानी एक टर्न का CO दूसरे टर्न के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो एक टर्न के अंदर जितने भी CO ग्रुप होंगे वो निचले वाले टर्न के अंदर जितने भी NH ग्रुप होंगे उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, और ये वाला टर्न उससे निचले वालों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। इस तरह ये टर्न आपस में कंप्रेस्ड रहते हैं, अटैच रहते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ दरमियान में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक टर्न की दूसरे टर्न के साथ दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिस वजह से ये अटैच रहते हैं और ये स्पाइरल शेप बरकरार रहती है। तो ये था प्रोटीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब ये तो बड़े बड़े एटम्स मैंने लिखे हैं, तो छोटा सा हेलिक्स बनाया, लेकिन होता क्या है, एक हेलिक्स के अंदर जो एक टर्न होता है, एक टर्न, ये जो एक बल है, इसके अंदर 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 27 अमाइनो एसिड्स एक टर्न के अंदर आते हैं। मतलब ये है कि एक टर्न दूसरे टर्न के साथ 27 जगहों से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। एक टर्न है, नीचे भी एक टर्न है, उनकी आपस में 27 जगहों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो इसमें है DNA। DNA का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना, ये भी बायोलॉजिकल कंपाउंड है। DNA क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी न्यूक्लिक एसिड है। कौन सा, DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक RNA होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन और थायामीन। C फॉर साइटोसिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन,
और T फॉर थायामीन, ये डीएनए में होते हैं। और आरएनए की बात करें तो थायामीन की जगह यूरासिल आता है। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं डीएनए मॉलिक्यूल में ये। अब इन नाइट्रोजनस बेसिस की जब तरतीब आती है तो फिर ये डबल हेलिक्स बनाते हैं। क्या होता है? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स। ये सिंगल हेलिक्स था, डबल हेलिक्स क्या होगा? एक हेलिक्स ऐसे बन रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, उसी के ऊपर ही। तो डबल हेलिक्स जब हमने बनाना है यहाँ पे, तो वो हम किस तरह बनाएंगे? हम डबल हेलिक्स बनाने के लिए दो इस तरह पेन लेंगे और हम पहले दो इसके लाइनें लगा लें अपनी आसानी के लिए। एक ये लाइन है और दूसरी ये दो पैरेलल लाइनें लगाई कुछ फासले पर। इनके दरमियान हमने हेलिक्स बनाना है, दो हेलिक्स बनाने हैं। एक राइट हैंडेड हेलिक्स होगा, यानी इसको राइट हैंडेड की तरफ ले जाएंगे, ये है, दूसरा ये है, ये इसके टर्न बन रहे हैं उसी तरह हेलिक्स के, जिस तरह ये था उसी तरह। और दूसरा जो हम हेलिक्स बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे? वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो होगा हमारा लेफ्ट हैंडेड है। ये राइट हैंडेड है तो वो लेफ्ट हैंडेड होगा। वो किस तरह से? वो ब्लू कलर से बना लेते हैं। तो उसको ऐसे शुरू करेंगे, ये दूसरा इधर से फिर टर्न कर देना है, फिर इसको मोड़ देना है, ऐसे। ये हमारा बन गया डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स। अब इसमें हमने वही नाइट्रोजनस बेसिस को तरतीब में रखना है और उनकी एक टर्न की दूसरे टर्न के साथ अटैचमेंट कैसे होगी? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो ब्लैक वाला है हेलिक्स, उसकी ब्लू वाले हेलिक्स के साथ अटैचमेंट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इसमें नाइट्रोजनस बेसिस लिखते हैं, पहले ब्लैक वाले टर्न की लिखते हैं। ब्लैक वाले टर्न में हमारे पास कौन कौन है? ब्लैक वाले टर्न में हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कौन सी है? साइटोसिन सी वाली, फिर एडेनिन है ए, फिर गुआनिन है जी, और फिर थायामीन है टी, CAGT ये लिखे हैं। ब्लू वाले टर्न में सी के सामने हमने लिखना है जी, इसका ब्लैक वाले का साइटोसिन ब्लू वाले के गुआनिन के साथ, गुआनिन के सामने आएगा और आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तीन जगहों से ट्रिपल, तीन जगहों से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तीन जगहों से अटैच होंगे साइटोसिन और गुआनिन। इसका एडेनिन है तो उसका थायामीन आएगा, इसका थायामीन आएगा टी, ए के सामने इधर वाला टी आएगा और एक ही टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो जगहों से हाइड्रोजन बॉन्ड शो करना है। फिर इसका जी है तो उधर का सी आएगा, इसका सी था उधर का जी है तो इसका जी है तो उधर का सी आएगा। अब इधर सी लिखेंगे, ये साइटोसिन है और इसकी जी की सी के साथ क्या होती है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इधर टी है तो उधर ए, क्योंकि इधर वाला ए उधर वाले टी से अटैच हुआ, इधर वाला थायामीन उधर वाले एडेनिन से अटैच होगा। तो ब्लू वाला एडेनिन यहाँ पे लिखा और इनकी दो जगहों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी सी के सामने जी लिखना है और तीन जगहों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे शो करनी है। और ये जी क्लियर नज़र आ रहा है ना इसमें? तो ये हमारा गुआनिन है। अच्छा, तो दूसरा हमारा है, इसका एडेनिन है तो उसका क्या होगा? थायामीन होगा, टी थायामीन, और उसकी डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है दो जगहों से। फिर इसका आएगा जो जी, इसका जो जी होगा गुआनिन इधर वाले टर्न का, वो उधर वाले साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कौन सा? तीन जगहों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होंगे। और इधर का रह गया थायामीन और उधर रह गया एडेनिन, वो आपस में दो जगहों से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो ये सारी तरतीब जो इस तरह लिखी है वो इधर। अब ब्लू वाले उधर था टर्न, अब ब्लू वाला टर्न इधर आ रहा है तो अब ब्लू वाले हमने इधर लिखने हैं, सी, ये GTCA लिख देंगे। जी लिखा, फिर टी लिखा, फिर सी लिखा, फिर ए लिखा। उधर क्या लिखना है? उधर ये ब्लैक वाले जी के सामने सी लिखेंगे और इसके टी के सामने ए लिखेंगे और इधर वाले सी के सामने जी लिखेंगे और ए के सामने टी लिखेंगे। जो इधर तरतीब है वो इधर आ जाएगी, जो इधर वाली तरतीब है वो इधर आ जाएगी और इनको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच कर देना है। ऐसे दोनों टर्न को आपस में अटैच कर देना है। तो ये दो मैंने फिल किए हैं
यहाँ तीसरा फिल कर दें, चौथा, तो ये सारे इस तरह फिल होते हैं। दोनों टर्न, दोनों हेलिक्स वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच रहते हैं और ये एक डबल हेलिकल सिलेंड्रिकल शेप बनती है, सिलेंडर की तरह। अंदर से खोखला होगा लेकिन ये दो ऐसे स्पाइरल शेप में एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो अब इसके एक्सरे स्टडी भी ये भी बताती है कि इसका जो डायमीटर है, नहीं यहाँ से ले इस लाइन से यहाँ तक ये इसका डायमीटर बनता है, तो इसका जो डायमीटर है डीएनए मॉलिक्यूल का वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डायमीटर है ये 18 से 20 एंगस्ट्रॉम, ये इसका डायमीटर है। 18 to 20 एंगस्ट्रॉम, ये ए के ऊपर डॉट लगा हुआ है, नॉट, ए नॉट कहते हैं एंगस्ट्रॉम को। तो 18 से 20 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, लेंथ का यूनिट है। 18 से 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का ये डबल हेलिक्स होता है डीएनए मॉलिक्यूल का। तो ये होगी हमारी प्रोटीन और डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों हेलिक्स जुड़े हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हेलिक्स के टर्न आपस में अटैच रहते हैं, ये स्पाइरल शेप बरकरार रहती है। और बाकी बात करें अगर फूड मटेरियल्स की, तो फूड मटेरियल्स हमारे पास जितने भी हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो फिर लाइफ भी पॉसिबल ना होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर लाइफ पॉसिबल ना होती। तो जो भी हमारे पास फूड मटेरियल्स हैं उन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। फूड मटेरियल्स में जो बात करते हैं, फूड मटेरियल जो हमारे पास खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो पानी में हल हो जाते हैं। क्यों? पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह, वो वाटर के पोलर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई और हमारा तकरीबन ये वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में ये डीएनए और आरएनए से इसके अलावा कुछ 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो जो रह गए हैं वो अभी मैं करवा देता हूँ, वो इसी लेक्चर में हम क्लियर करते हैं कंप्लीट। तो लेक्चर वो क्या है, एक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप और डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन, इन सफाई करने के लिए हम सोप और डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। तो पानी से जो चीज़ें कपड़े से नहीं उतरती, ये दाग धब्बे होते हैं, ग्रीस ऑयल वगैरह लग जाता है कपड़े पे, वो पानी से नहीं उतरता क्योंकि ग्रीस ऑयल नॉन पोलर होते हैं और वाटर पोलर है, वाटर के अंदर वो हल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, सोप या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। अब सोप या डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट उसका पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है सोप मॉलिक्यूल का। तो जो पोलर पार्ट है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, किस वजह से, वाटर भी पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए इसके साथ सॉल्युबल हो गया। और नॉन पोलर पार्ट वाटर से बाहर ही रहता है, वाटर में वो डिजॉल्व नहीं होता लेकिन अटैच रहता है, सोप मॉलिक्यूल पूरा है। पोलर वाला हिस्सा वाटर के साथ अटैच हो गया और नॉन पोलर पार्ट जो है वो नॉन पोलर जो स्टेन्स होते हैं, जो दाग धब्बे हैं, जो ग्रीस वगैरह नॉन पोलर है, नॉन पोलर ऑयल के साथ वो अटैच हो जाता है, नॉन पोलर को हल करता है। और ये पोलर पार्ट वाटर के साथ है, नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर सब्सटेंस के साथ है और ये दोनों पास एक ही मॉलिक्यूल के हैं। तो जब हम पानी को वो कपड़े से या किसी चीज़ से अलग करेंगे, निचोड़ेंगे, तो वाटर निकलेगा, साथ सोप मॉलिक्यूल जाएगा और साथ वो ऑयल वगैरह भी नॉन पोलर वाली साइड से वो अटैच होकर निकल जाएगा। अब ये जो नॉन पोलर पार्ट्स हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते क्योंकि ये वाले जो है ना नॉन पोलर पार्ट ये अल्काइल पोर्शन होते हैं या अराइल बेंजाइल वगैरह, ठीक है, अराइल या अल्काइल एरोमेटिक रिंग हो गए। नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप भी नॉन पोलर होता है, कार्बन कार्बन ग्रुप जो बॉन्ड बनता है उसमें, तो ये नॉन पोलर होते हैं। तो ये नॉन पोलर चीज़ों को हल करता है पार्ट और पोलर पार्ट वाटर सॉल्युबल है। तो इस तरह से ये सोप और डिटर्जेंट अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। बताना क्या है कि सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट। Polar parts are soluble in water while non-polar parts remain outside the water because they are alkyl or aryl portion. In this way, soap and detergent perform their cleansing action. और जो short question है वो end वाला है कि adhesive action जो है, adhesive action चिपकने वाला जो action है, ये पेंट्स और डाइज का, पेंट और
डाइज जो है, पेंट्स एंड डाइज का एक एक्शन है एडहेसिव एक्शन उसको कहते हैं। ये एडहेसिव प्रॉपर्टी जो है वो किस वजह से आती है? ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है कि ये जो पेंट और डाइज के अंदर हम वार्निश वगैरह जो भी चीज़ें डालते हैं, पोलर चीज़ें डालते हैं, वो डाइज के अंदर पोलर चीज़ होगी, पोलर कंपाउंड होगा। वो सेलुलोज जो हमारा ये कपड़ा है सेलुलोज, इसके अंदर भी पोलर पार्ट्स होते हैं, पोलर साइड्स होती हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह, तो उनके साथ डाइज का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और ये परमानेंटली साथ कपड़े के ऊपर कलर अटैच हो जाता है। डाइज कलर को कहते हैं, पेंट्स भी इसी तरह चिपक जाते हैं। तो ये इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही अमल दखल है। तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हमने करना है चैप्टर 4 का सॉलिड वाला सेक्शन स्टार्ट करना है, इसका दूसरा सेक्शन।